हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? एक तो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि आपका डाल्टन का जो परमाणुवाद का सिद्धांत था वो क्या है। दूसरा हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन जिसको वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं उसके बारे में। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा एवोगैद्रो की परिकल्पना, या हम एवोगाद्रो का नियम भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब की चर्चा करते हैं। और पहला हमारा टॉपिक आ चुका है डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या किया था भाई? परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था और डाल्टन ने यह बताया था सबसे पहले कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे जो छोटे से छोटा पार्टिकल है, जो छोटे से छोटा यानी जो सूक्ष्मतम कण है, वो आपका क्या होगा? वो आपका परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बताया भाई? डाल्टन ने बताया पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। क्या बोला भाई इन्होंने? कि सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, साथ ही साथ वो कैसा होगा? अविभाज्य होगा। अविभाज्य का मतलब क्या है? उसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर है हमारे पास और इस मार्कर को हम इतना टुकड़े करते जाएं कि अंततः हमको एक ऐसा टुकड़ा मिले जिसके और ज्यादा टुकड़े करना पॉसिबल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे परमाणु। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या परिभाषा दी कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, अविभाज्य का मतलब जिसके और ज्यादा टुकड़े ना किए जा सके, ऐसे सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अब यहां एक बात आप याद रखना कि जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? डाल्टन ने। लेकिन जो परमाणु शब्द जो है, परमाणु जो शब्द है वो डाल्टन ने नहीं दिया था, वो किसने दिया था? डेमोक्राइटस नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? डेमोक्राइटस नामक वैज्ञानिक ने परमाणु शब्द दिया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु शब्द दिया डेमोक्राइटस ने। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बोलोगे परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? दूसरी बात इन्होंने बोली कि एक अगर आपका तत्व है तो उसके सभी परमाणु कैसे होंगे? एक समान होंगे। चाहे हम आकार की बात कर लें, चाहे हम भार की बात कर लें, चाहे हम रंग रूप इत्यादि किसी की भी बात कर लें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं। अब चाहे हम आकार की बात करें, चाहे हम भार की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, रंग रूप इत्यादि की बात करें, किसी की भी बात करें, ठीक है, ये सारे कैसे होंगे? एक समान होंगे। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास क्या है? सोडियम, तो सोडियम के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी वजन में एक जैसे होंगे, वो सभी आकार में एक जैसे होंगे, वो सभी वजन में, द्रव्यमान में, रंग रूप इत्यादि किसी की भी बात हम करें, सभी में कैसे होंगे? ये एक समान होंगे। बात आ गई समझ में कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे परमाणु कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? दूसरी बात इन्होंने बोली कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उस रिएक्शन में आप क्या करोगे? परमाणुओं की केवल अभिक्रिया करवाएंगे। परमाणुओं को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप उनको नष्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक जगह कहानी वैलिड नहीं होती, उसको भी मैं बताता हूं। पहले इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास NaCl है और NaCl को आपने पानी में घोल दिया। ठीक है, तो आप सबको पता है कि Na के पास क्या है? Na+ और Cl-। इधर क्या है? हाइड्रोजन के पास H+ और OH-। ठीक है, तो Na+ किसके पास जाएगा? OH के पास,
और Cl किसके पास जाएगा, H के पास। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो NaOH बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा। ठीक है, यही कहानी होगी। ये नीचे वाली कहानी बस मैंने आपको एज इट इज समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, अब देखो बात देखना, बात समझना। यहां पे देखो Na कहां गया, OH के साथ, H प्लस किसके साथ आया, Cl माइनस के साथ। तो केवल क्या हुई है, परमाणुओं की हेराफेरी हुई है, अदला बदली हुई है। ना ही परमाणु आपने उत्पन्न किया और ना ही परमाणुओं को आपने नष्ट किया। तो ये कहानी बताई थी किसने, डाल्टन ने, कि चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, कुछ भी हो, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कुछ भी हो, ठीक है ना, आप ना ही परमाणु को उत्पन्न कर सकते और ना ही आप परमाणु को नष्ट कर सकते। लेकिन 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 ठीक है, ये कहानी एक जगह वैलिड नहीं होती। कहां, न्यूक्लियर रिएक्शनों में। न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये चीज नहीं होती। वहां परमाणु उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जो आपके एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनते हैं ना, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह, एटम बॉम्ब वगैरह जो बनते हैं, वहां पर ये चीज वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए ये कहानी वैलिड नहीं है, बाकी सभी के लिए ये कहानी आपकी वैलिड है। ये बात किसने बताई, डाल्टन ने बताई। चौथी बात क्या बताई इन्होंने, चौथी बात बताई इन्होंने कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जो आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो अगली डेफिनेशन आप क्या लिखोगे परमाणु की, आपसे कोई पूछ ले, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगी, चाहे स्वतंत्र हो या नहीं। एक पॉइंट आप यहां ये भी लिखोगे, चाहे स्वतंत्र हो या नहीं। इसका मतलब क्या है, समझो, स्वतंत्र हो या नहीं। जैसे हाइड्रोजन है, क्या इस तरीके अकेला संभव रहता है, नहीं। हाइड्रोजन कैसा है, दो हाइड्रोजन एक साथ यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, द्विपरमाणुक अवस्था में होता है। सेम टू सेम में अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन भी कैसा रहता है भाई, द्विपरमाणुक अवस्था में। ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, ये सारे कैसे रहते हैं, द्विपरमाणुक अवस्था में। लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो दो रिएक्शन नहीं करता, इसमें से कौन, एक हाइड्रोजन पहले आता है वो रिएक्शन करने के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु, चाहे स्वतंत्र हो या नहीं। हमको पता है कि हाइड्रोजन अकेला स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग अकेला हाइड्रोजन ले सकता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परमाणु। समझ गए। जैसे अकेला सोडियम है, तो सोडियम तो स्वतंत्र है, कोई डायएटॉमिक नहीं है, क्रिस्टलीय संरचना तो बनाएगा लेकिन डायएटॉमिक नहीं है, अकेला स्वतंत्र है। लेकिन हाइड्रोजन अकेला स्वतंत्र नहीं है। समझ गए बात को। हाइड्रोजन कैसा है, द्विपरमाणुक अवस्था में, लेकिन इसका जो अकेला मॉलिक्यूल है, जो एक अकेला परमाणु है हाइड्रोजन, वो अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो हमने यही कहा है कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा इकाई है जो रासायनिक रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, समझ गए। आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखो, आप चाहो पहले इसको नोट कर लो, इन सारे पॉइंटों को, फिर हम अणु की भी बात कर लेंगे। नोट करो, लिख लिया। चलो इसको पांचवा पॉइंट को भी इसके नीचे लिख देता हूं। अणु क्या है भाई, अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, आपको पता है दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, दोनों मिलकर ये H2 का एक क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो आपको पता है अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और इसमें तत्व के सभी गुण कैसे होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको किसने बताई थी, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ठीक है, डाल्टन की ये जो थ्योरी है आपकी कि परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है, इसको अविभाज्य यानी इसको और अधिक बांटा नहीं जा सकता, ये सारी कहानी आपकी काफी लंबी समय तक चली थी। लेकिन लेकिन लेकिन
जैसे ही दूसरे वैज्ञानिकों ने खोज कर ली किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसके बाद यह कहानी फेल हो गई। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इसका जो ये पास्टुलेट है कि सबसे छोटे से छोटा कण परमाणु है, यह सिद्ध नहीं है, यह मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हो चुके हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसकी कहानी को देखते हैं। पहले आप इसको लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके आसानी से आप लिख लो, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ ले अणु शब्द किसने दिया, तो आप बताओगे अणु जो शब्द है वो किसने दिया, आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया? आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने। और आपसे कोई पूछे परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु शब्द दिया था डेमोक्राइटस ने, ठीक है। अब आपको मैंने जैसा बताया कि अभी की ये थ्योरी कैसी है, आगे जाके फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इसने क्या बोला, सबसे छोटे से छोटा कण परमाणु है। लेकिन जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक, ठीक है, हमारा विज्ञान क्या है भाई, प्रयोगों के आधार पर कोई इस बात को सिद्ध कर दे तो उसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई परमाणु सबसे छोटा खंड नहीं है, छोटा कण नहीं है, परमाणु के भी भाग हैं, परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण विराजमान हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इनकी ज्यादा जो चर्चा है वो हम आने वाला जो सेकंड चैप्टर आएगा ना आपका परमाणु संरचना, उसमें हम इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनकी खोज कैसे हुई और क्या है इनका पूरा जो डेटा है वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में बस आप इतनी सी कहानी याद रखो, ठीक है। तो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम आगे की, ठीक है भाई, इसको मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी वैज्ञानिक संकेतन की बात, और मैं करूंगा क्योंकि इसमें आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा मूल कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा में आपको पढ़ाऊंगा जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने से पहले वैज्ञानिक संकेतन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि बार बार चेंज करने के लिए आएगा, तो उसको पहले ही हम पढ़ लेते हैं जिससे आगे जाके हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगली आप हेडिंग लगाओगे, अगली हेडिंग लगाओगे वैज्ञानिक संकेतन, हेडिंग लगाओगे वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन या संकेतक भी कह सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। क्या है साइंटिफिक नोटेशन, समझना भाई, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, एक लाइन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भी आप कैलकुलेशन करो, जब भी आप मान ज्ञात करो किसी भी चीज का, तो वहां पर अगर दशमलव आ जाए, ठीक है, तो दशमलव होगा क्या आपको, अगर आपको दशमलव राइट हैंड साइड ले जाना पड़ रहा है तो आप 10 की पावर क्या कर दोगे, माइनस। अगर दशमलव आपको दाईं तरफ खिसकाना पड़ रहा है तो 10 की पावर आप क्या करोगे, माइनस। और अगर आपको दशमलव बाईं तरफ खिसकाना पड़ रहा है तो आप 10 की पावर क्या कर दोगे, प्लस में। जितना दाईं तरफ जाओगे उतना माइनस, जितना बाईं तरफ आओगे उतना प्लस, ठीक है। जैसे अगर 2 स्थान दाईं तरफ गए तो हम 10 की पावर माइनस 2 स्थान हम बाईं तरफ आए तो 10 की पावर प्लस का 2, ठीक है। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूं वही आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में कि सर दाईं तरफ माइनस था या बाईं तरफ माइनस था, और कंफ्यूजन के चक्कर में हम गलत कर देते हैं। एक बात याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि सड़क पर हम कहां चलते हैं, बाईं ओर। तो सड़क पर बाईं तरफ चलना क्या रहता है, सेफ रहता है। सेफ का मतलब कौन सा निशान आएगा, पॉजिटिव निशान आएगा। कैसे याद रखना है, सड़क के बाईं तरफ चलोगे तो सेफ रहोगे, बाईं तरफ का मतलब सेफ, सेफ का मतलब पॉजिटिव। तो अगर दशमलव बाईं तरफ जाएगा तो बाईं तरफ वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। याद रख लोगे, सिंपल है। और इसका उल्टा, दाईं तरफ गए तो कैसा आएगा, दाईं तरफ गए तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, एक नोट और लिखाता हूं या मैं यहां पर आपको उसको और याद रखोगे। दशमलव को प्रथम गैर शून्य अंक के बाद, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद रखना है, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहले जो आपका गैर शून्य अंक आए उसके बाद में आपको दशमलव रखना है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एक से मैं समझाता हूं फिर कुछ एग्जांपल और दूंगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, 0.001271 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। ये आपके पास एक डिजिट मैंने दे दिया और इसको मैं बोल रहा हूं वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करो, ठीक है। तो वैज्ञानिक संकेतन में हमको पता है दशमलव को कहां ले जाना है, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद, ठीक है। और प्रथम गैर शून्य अंक यहां आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, कौन सा है, कौन सा है बच्चों, 1 है,
1 है ना भाई, तो हमको ये दशमलव कहां ले जाना है, ये दशमलव हमको 1 के बाद ले जाना है। तो कितना स्थान खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3, देखो कितना स्थान खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3, तो 3 स्थान खिसकाओ तो क्या लिखोगे 1, फिर पॉइंट, ठीक है, फिर पॉइंट के बाद आप क्या लिखोगे 2 7 1 इंटू 10 पावर। अब देखो आपने 3 स्थान खिसकाया, तो आपको कहां जा रहे हो आप, दशमलव कहां जा रहा है आपका दाईं तरफ। तो जब दशमलव दाईं तरफ जाता है तो वैल्यू किस में आती है, माइनस में। कितने माइनस आएगी, कितने माइनस आएगी, 3 माइनस आएगी। तो माइनस में आप 3 और करोगे, तो पहले तो माइनस का 3 और था ही, माइनस के 3 और हो जाएंगे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए भाई, 3 स्थान खिसकाया, एक के बाद ले गए, तो 3 स्थान हमने खिसकाया तो माइनस के 3 आएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 3 पहले से है, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, माइनस के 6। ठीक है, लिखो इसको, एक एग्जांपल और देता हूं मैं। ठीक है, देखो 1.1 छोड़ो, 5 to 1.071 इंटू 10 पावर -6, यह आपको दे दिया मैंने। अब आपको इसको वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करना है। तो आपको पता है दशमलव हमको कहां ले जाना है, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद। प्रथम गैर शून्य अंक कौन दिख रहा है आपको, 5, यानी दशमलव हमको 5 के पास लेके आना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 5.2107, ये हम लिखेंगे गुणा। अब आपको पता है कि दशमलव आप कहां ला रहे हो, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ वैल्यू किस में आएगी, क्या लिखोगे, 2 स्थान गए तो प्लस में कितने आएंगे, 2, तो -6 में से जब प्लस के 2 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे, -4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब मैं कुछ आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। ठीक है, चलो एग्जांपल और देखता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 3, 0.0712 इंटू 10 पावर -21। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, 5000.12 इंटू 10 पावर -31। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इनको आप सॉल्व करके बताओगे। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, रोक के सॉल्व करो, पहले कर लिया, पहले वाले को चेक करो। तो यहां पॉइंट आपका रखा है 7 के बाद ले जाना है, तो क्या लिखोगे इसको, 7.12, कितने स्थान ले गए, 1 2, तो माइनस में कितना आएगा, 2, क्योंकि दाईं तरफ गए हो आप, माइनस के 2 और माइनस का 21 कितने हो जाएंगे, माइनस के 23। ठीक है, इधर आ जाओ, कहां ले जाना है हमें इस दशमलव को, 5 के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, 5.00012 इंटू, अब आप कहां ले गए हो, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ क्या आएगा, प्लस कितना आएगा, 1 2 3, 3 स्थान ले गए तो प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 और माइनस के 31, माइनस के 31 में से प्लस का 3 गया तो कितने आएंगे भाई, कितने आएंगे, 9 3 8 3 11, कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। तो माइनस के यहां क्या बचा, 28 बचा। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, 9000, इसको चेंज करो। आपको पता है कि हमें तो कहां ले जाना है भाई, अगर इसमें दशमलव नहीं रखा तो हम यहां लगा दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अरे नहीं लगा तो वहां लगा दो, उसके सारी संख्याओं के बाद में, उसका मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमको कहां ले जाना है ये दशमलव, आगे, क्योंकि प्रथम गैर शून्य अंक के बाद ले जाना होता है। तो यहां दशमलव हम इमेजिनरी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां कितने स्थान खिसकाओगे, 1 2 3, तो इसको क्या लिखोगे, 9 गुणा, और कहां जा रहे हो, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ जा रहे हो मतलब 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि आप कितने स्थान गए हो, आप 1 2 3, 3 स्थान आप खिसके हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां मैंने आपको पूरा वैज्ञानिक संकेतन बता दिया है। कहीं कोई आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सर ये दशमलव को हम कैसे सोल्व करें। तो इस बार इस रूल को फटाफट लिख लो, सारे एग्जाम्पल लिख लो भाई, एक बार लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो भाई। एक एग्जाम्पल और दूं, देखना, एक बटे वाला भी दे देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका मान के चलो 1.25 गुणा 10 की पावर -5 आ गया, बटे 2.5 गुणा 10 की पावर -2 आ गया। ठीक है, तो आपको देखो, आपको ये काटना है, 2.50 कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है ये 2 से पहले ये पॉइंट है, 2 से पहले ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया। ठीक है, अब 25 का इसमें दूंगा तो 25 दाएं कितना आ जाएगा, 250, और 25 पंजे कितना आता है, 125, 25 पंजे कितना आएगा, 125। ठीक है, अब 5 से ये 10 कितनी बार गया, 2 बार, यानी क्या आया, इधर क्या आया, 1/2
उधर क्या आया 10 की पावर -5 और नीचे क्या आया 10 की पावर -2। अब ये -2 जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, तो -5 में जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर +2, क्योंकि ऊपर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, और 1/2 का मतलब हम 0.5 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो 0.5 बराबर क्या हो गया, -5 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे, -3। और हमें तो पता है दशमलव कहां ले जाना होता है, गैर शून्य अंक के बाद, यानी हम 5 को कहां ले जाएंगे, 5 के बाद हम दशमलव को ले जाएंगे, यानी बाद ले जाना है तो दाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा। कितना दाईं तरफ खिसकाया, 1। भाई एक ही स्थान तो इधर खिसकाना है, तो माइनस में कितना बढ़ जाएगा, 1। यानी आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 5 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये भी बढ़िया एग्जांपल है, इसको भी आप लिख लो। ठीक है, चले भाई, चलो आगे अब हम बात करते हैं आवोगाद्रो नियम की। ठीक है, ये सारी बातें जो हमारे मूल कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी थी, इस वजह से मैंने आपको लिख दी। आगे हम बात करेंगे आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। ठीक है, आवोगाद्रो ने क्या नियम दिया, पहले मैं इनका नियम बता देता हूं कि आपका समान ताप और समान दाब है। ठीक है, तो समान आयतन में आपके अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सटर्नल कंडीशन हमारी फिक्स है, समान तापमान है और समान हमारा दाब है। ठीक है, तो समान आयतन में मान के चलो ये 2 अलग अलग आयतन है। ठीक है, 2 अलग अलग जगह हैं, लेकिन आयतन जो है वो दोनों का समान है, एरिया जो है दोनों का समान है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां मेरे 50 मोल किसके आ रहे हैं, अणु आ रहे हैं। तो अगर समान ताप पर, कंडीशन क्या दे रखी है, समान तो ताप होना चाहिए और समान ही क्या होना चाहिए, दाब, क्योंकि ताप और दाब क्या करेंगे भाई, संख्या को प्रभावित कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ज्यादा भागेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, प्रेशर ज्यादा कर देंगे, दाब ज्यादा लगा देंगे तो आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो गैस को दाब लगा के आप छोटे से सिलेंडर के अंदर भर देते हो, तो गैस में भी क्या है, अणु ही तो है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए, समान ताप रहना चाहिए, समान दाब रहना चाहिए। तो समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी कैसी होगी, समान। अगर इस आयतन में 50 मोल अणु आ रहे हैं तो इसके समान ही अगर कोई दूसरा आयतन हमें मिल जाएगा तो उसमें भी 50 मोल अणु के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मोल क्या है मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसका स्टेटमेंट क्या है उसको भी हम लिख लेते हैं। लिखो, समान ताप व दाब की अवस्था में सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। यह बात किसने बताई भाई, यह बात बताई आपके आवोगाद्रो ने। ठीक है, एक चीज और अगर मैं बता दूं, अगर आपको एग्जाम में कहीं कंपटीशन एग्जाम में अणुओं की जगह अगर आपको परमाणु शब्द मिला, अणु की जगह आपको अगर परमाणु शब्द मिला, तो याद रखना परमाणु शब्द की बात जो की थी वो किसने की थी, बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी बच्चों, बर्जीलियस ने की थी। लेकिन आवोगाद्रो ने परमाणु की बात ना करके किसकी बात की थी, अणुओं की बात की थी। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि अणुओं की बात आए तो आप याद रखोगे आवोगाद्रो ने कही है, लेकिन अगर परमाणु की बात आए तो आप याद रखोगे किसने कहा है, बर्जीलियस ने कहा है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को एक बार लिख लो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा लो और लिखो। लिख लिया, चलें आगे। ठीक है, अब इस नियम के उपयोग भी देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग लगाओगे आवोगाद्रो नियम के उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी आवोगाद्रो नियम के उपयोग। ठीक है, देखो भाई, तो पहला उपयोग क्या था इसका, उपयोग नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला उपयोग इसका यह था कि इसने क्या किया, तत्वों की परमाणुकता को ज्ञात करने में हमारी मदद की। अब परमाणुकता क्या होती है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे इसका जो पहला उपयोग है वो लिखोगे आप, पहला उपयोग लिखोगे इसका, गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में, परमाणुकता ज्ञात करने में। ठीक है,
गैसीय या मैं तत्वों की बात करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझना भाई, परमाणुकता क्या होती है कि कोई तत्व के परमाणु एक साथ कितने उपस्थित हैं उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। आप सबको दिख रहा है कि एक तत्व है आपका हाइड्रोजन, लेकिन इसके दो परमाणु एक साथ पाए जाते हैं, तो इनकी परमाणुकता कितनी हुई भाई, 2 हुई। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस के 4 परमाणु एक साथ पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से काइट शेप होती है भाई इसकी, ठीक है, ये शेप होती है इसकी कुछ, है ना। तो यहां पर फास्फोरस की जो परमाणुकता है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर की क्राउन संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, क्राउन स्ट्रक्चर होती है, क्राउन स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ डब्लू जैसा ये संरचना होती है किसकी, सल्फर 8 की। तो 8 परमाणु एक साथ पाए जाते हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 8, ठीक है। तो पहला जो इसका उपयोग है वो क्या है भाई, गैस तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिख लो आप, ठीक है, लिख लोगे। चलो आगे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध स्थापित करने में। तो अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध भी हम इसकी सहायता से निकालते हैं, और जो संबंध निकल के आता है वो क्या निकल के आता है बच्चों, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, ठीक है। अब पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल जो हमारे काम में आने वाली चीज है वो मैंने आपके लिए लिख दी है कि अणुभार जो है वो 2 गुणा वाष्प घनत्व, यानी वाष्प घनत्व अगर हम दुगना कर दें तो उसका मान किसके बराबर आएगा बच्चों, अणुभार के बराबर आएगा। अगला है गैसों के अणुसूत्र ज्ञात करने में, कि गैसों का अणुसूत्र क्या है, उसमें भी इसका यूज होता है। चौथा यूज क्या है, तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने में, भी इसका यूज होता है, ठीक है। और एक और यूज मैं आपका बताऊंगा, इसने क्या बताया कि एनटीपी और एसटीपी पर, पूरा नाम मैं बता देता हूं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक ताप दाब पर, ठीक है। मानक ताप दाब पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। यह बात भी किसने बताई थी भाई, आवोगाद्रो के नियम से उपयोग में है, जो हमको पता चली कि एक मोल का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा बच्चों, 22.4 लीटर के बराबर होगा। अब ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल जो चीज हमको काम में आने वाली है वो ये काम में आने वाली है जो मैंने आपको लिखा दी। तो एक बार इन 5 चीजों को आप लिख लो। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनटीपी को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप दाब, ठीक है। तो मैं बता भी देता हूं मानक ताप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखो तो केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन, ठीक है। और अगर दाब की मैं बात करूं तो दाब कितना होता है बच्चों, एक वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब को अगर हम मिलीमीटर मरकरी में चेंज करें तो ये किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखोगे, आपसे कोई पूछ ही ले कि मानक ताप दाब कितना होता है तो आप बोलोगे मानक ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और मानक दाब आपका होता है 1 एटीएम, या इसको हम चेंज करें तो 760 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी, लिख ली भाई। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आने वाला जो लेक्चर है वो आपका बड़ा बनेगा मोल अवधारणा का, इस वजह से आज के लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर उसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, बाय बाय।